नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की जो टॉपिक है वो है बर्नर थ्योरी, है ना। और इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं EAN क्या है। ओके, तो सीधा पॉइंट में चलते हैं। बर्नर का उपसंयोजी यौगिक का सिद्धांत क्या है। इनके लिए आपको कुछ बातों को जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो उपसंयोजन यौगिक है वो किस तरह से होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा उपसंयोजन यौगिक। ओके, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो ये K3 कौन है, Fe कौन है, CN कौन है, 6 कौन है। ओके, तो यहाँ पर Fe वो क्या है, आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, पता होना चाहिए आपको। ये CN कौन है, आपका लिगेंड है। ओके, और ये 6 कौन है, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, मतलब उपसंयोजन संख्या, है ना। और ये अपना हो गया आयन, ये तो आपको पता ही होगा पहले से। अब हम चलते हैं कि जो बर्नर का उपसंयोजी यौगिक का जो सिद्धांत है वो क्यों दिया गया था, है ना। इसके पीछे एक स्टोरी है ना। वो स्टोरी आप क्लियर कर लेते हैं तो आप समझेंगे कि बर्नर का उपसंयोजी यौगिक का सिद्धांत क्या है। चलिए, मान जा मेरे पास है FeCN6 ऐसा कुछ है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर देखो Fe है, उसके पास 1 2 3 4 5 6 CN घेरे हुए रहता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। FeCN6 ऐसा। अब मान लो जाए ये जो बॉन्ड है उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड मानेंगे, उपसर्जन बॉन्ड, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। यही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। लेकिन जो बर्नर ने उसने कुछ नियम या कुछ यौगिकों, कुछ सिद्धांत, इन सब का प्रतिपादन किया, है ना। और बताया कि ये जो आयरन है उसमें दो प्रकार की संयोजकता होती है। हम केवल एक प्रकार की संयोजकता जानते हैं। क्या जानते हैं कि जुड़ा हुआ है कौन सी संयोजकता है, आपका ये कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर बना हुआ संयोजकता है ना। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब उसने ये बताया कि ये पहला संयोजकता हो गया, ठीक है, मान लो जाए। तो इसके बाद और संयोजकता होती है, मतलब और तत्व जुड़े हुए होते हैं, है ना। अभी क्लियर नहीं होगा बात, जब मैं एकदम क्लियर करूंगा पॉइंट को तब क्लियर होगा, ठीक है। अभी केवल नॉर्मल ये समझिए कि यहाँ पर 6 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर है। मतलब जो केंद्रीय धातु आयरन है उसके साथ ये CN 6 जाने जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त और कौन जुड़ सकता है और कौन प्रकार से संयोजकता प्रदर्शित करेंगे, कौन, आयरन। तो उसी को हम समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि जटिल या उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु, ये अपने पास है क्या, ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। हम क्या समझे थे अभी कि कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर 6 जाने इसके चारों ओर, है ना। तो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे दो प्रकार की, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको बर्नर ने क्या प्रयोग किया उसको समझना है, ठीक है। ओके, तो सीधा हम लोग यहाँ पर एक चीज क्लियर करने वाले हैं, उसको अच्छे से क्लियर कर लेना तो बहुत अच्छा से समझ आएगा आपको। चलिए, हुआ क्या कि बर्नर ने जो कोबाल्ट है, वो जो कोबाल्ट संकुल की एक श्रेणी लिया। बर्नर ने क्या, कोबाल्ट संकुल के क्या लिया, श्रेणी लिया। क्या लिया देखो तो, COCl3 डॉट 6NH3, इसने पहला लिया, पहला संकुल, ठीक। दूसरा उन्होंने लिया COCl3 डॉट 5NH3, मतलब इसकी मात्रा कम कर दिया गया। 6NH3 है ना, यहाँ पर 5NH3। उसके बाद COCl3 डॉट 4NH3, उसके बाद क्या लिया होगा, COCl3 डॉट 3NH3, ऐसा लिया, ठीक। अब इसके इसने निर्माण किया। एकदम सिंपल सी बात है, आप कंफ्यूजन मत होइए, है ना। मतलब मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रखी है कि बर्नर ने CO के संकुल लिया, श्रेणी लिया, ये सब लिया, ठीक। उसके बाद निर्माण किया, है ना। अब इसे क्या किया उन्होंने, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिकृत कराया। जो सभी संकुल है, सभी संकुल को अलग अलग करके, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या किया, अभिक्रिया कराया, है ना। तो किया तो अवक्षेपित AgCl, अब यहाँ पर AgNO3 को क्रिया करवाया किसके साथ, इन सब के साथ अलग अलग करके, ठीक है। तो हमको AgCl की क्या प्राप्त हुई, अवक्षेप प्राप्त हुआ, जिसमें से सभी इसके साथ क्रिया करवाया तो AgCl की प्राप्ति ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, अलग अलग हुआ। इसके साथ क्रिया कराया तो Ag2 बना, 3 बना, अलग अलग प्रकार से बना, ठीक है। कितना कितना बना उसके मैं आगे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ क्रिया करवाया तो AgCl कितना बना, ये मतलब सब में अलग अलग क्या बना, AgCl बना। मतलब क्लोरीन की जो मात्रा है वो अलग अलग बना। अभी क्लियर नहीं हो रहा है, क्या होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो CO है इसकी एक श्रेणी लिया, ये सब श्रेणी है, ठीक। इस श्रेणी को हमने क्रिया कराया AgNO3 के साथ, तो हमको क्या प्राप्त होगा, AgCl क्या प्राप्त हुआ, अवक्षेप प्राप्त हुआ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो Cl3 6NH3, ठीक है, ये है। उसके बाद AgNO3, तो आपको क्या पता होगा, Ag क्या अपने पास है, सामने वाला प्लस चार्ज है, कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, ठीक है। तो ये
अच्छा यहाँ पर इसको भूल गया जी, कोबाल्ट, क्या नाम इसका है, कोबाल्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा अपने पास, एजी किससे क्रिया करेगा, क्लोरीन से क्रिया करेगा नहीं, तो AgCl बनाएगा ना। अब यहाँ पर मैं सामने लिखा हूँ कितना AgCl बनेगा, ठीक है, AgCl बनाएगा। ओके, बचा क्या, NH3 बचा हुआ है ना, NH3 बचा हुआ है, और कौन बचा हुआ है, CO बचा है। CO किससे क्रिया करेगा, इससे क्रिया करेगा, तो NO3 बनाएगा। यहाँ पर CONO3 बना लिया। उसके बाद क्या बचा लास्ट में, ये NH3 बचा, ये तो है हमारे पास। अब ये हमारा मेन पॉइंट नहीं है, हमको ये जानना है कि ये जो AgCl है वो कितना कितना बना हुआ है सब में, ठीक है, यही क्लियर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं ये क्लियर कर दूंगा अच्छा से, तो समझिए पहले तो, है ना, हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले मेरे पास एक पॉइंट है, जैसे कि COCl3.6NH3, इस जगह जब क्रिया करवाया गया है ना, तो हमको ना 3 AgCl प्राप्त हुआ। कितना AgCl प्राप्त हुआ, 3 AgCl प्राप्त हुआ। मतलब ये जो पहला श्रेणी है पूरा, उसका दूसरा श्रेणी लिया, दूसरा श्रेणी क्या था, COCl3, सब में 3 ही रहेगा, क्लोरीन 3 ही रहेगा, ठीक है। उसका 5NH3 लिया उसने, तब क्या हुआ कि वहां पर जो AgCl प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तीसरी बार उसने क्या किया, COCl3.4NH3 लिया, तो वहां पर आपको कितना, 1 AgCl प्राप्त हुआ, AgCl प्राप्त हुआ। उसके बाद तो OH नहीं आगे, है ना, ठीक है, 3 लिया तो। अब ये क्या होता है, जबकि Cl है मेरे पास, सब में 3-3 Cl है, क्लियर नहीं हो रहा है क्या, सब में 3-3 Cl है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा, कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए, इसने इसके साथ क्रिया किया तो स्ट्रक्चर कैसे बनाए, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, ठीक है। तो COCl3.6NH3 है ना, इसको हम लोग किसके क्रिया करते हैं, AgNO3 से क्रिया करवाएं, तब क्या होगा, AgCl के 3 कितने प्राप्त हुए, 3 अणु प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर एक सूत्र बनेगा, ठीक है। तो वो सूत्र कैसा है, किस तरह से है, 3 AgCl बनाना, तो इसका सूत्र कैसे बनेगा, देखो, तो इसका सूत्र मैं बना देता हूँ एक आपको डेमो क्लास के लिए, है ना। COCl3.6NH3, इसको हम लोग क्रिया करवा देते हैं AgNO3 के साथ। तो ये Ag किसके साथ क्रिया करेगा, Cl के साथ, तो क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा, ठीक है। तो हम के AgCl को पूरा नहीं लिखेंगे, केवल Cl को, कितना Cl लिख लेगा उसको लिखेंगे। तो AgCl कितना लिख रहा है, 3, तो हम लोग किसको लिखेंगे, Cl को 3 लिखेंगे। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा, इसका सूत्र बनेगा CONH3 कितना, 3 6 6, ठीक है। और ये रहेगा कोष्टक के अंदर, और कितना AgCl प्राप्त हुआ, 3 ना, तो बाहर में कितना रहेगा, 3। ये बन गया इसका सूत्र, यही सीखने वाले हैं हम लोग। यहाँ देखो तो इसमें क्या है अपने पास, इसका सूत्र बना देता हूँ मैं, CO 5NH3 है क्या, 5NH3 है ना अपने पास, ठीक है। तो हो जाएगा NH3 5, ये अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। और कितना AgCl बाहर हुआ, 2, तो 2 बाहर हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि यहाँ पर 3 बार हुआ, यहाँ पर 2 बार होता है, तो एक कहाँ गया, तो एक गया अंदर चला गया, एक यहाँ पर चला गया Cl, तो ये बन गया आपका लिगेंड, ये भी लिगेंड, ये दोनों जने 2 लिगेंड हो गया, अब यहाँ पर बाहर में आयन हो गया। इसका करें तो क्या, इसका करें तो क्या, इसका देखो तो CONH3, ये सीख गए आप सूत्र बनाना, ठीक है ना। और कितना NH3, 4 है क्या, है ना, तो 4, ठीक है। और कितने Cl बाहर हुआ है, एक Cl बाहर, मतलब एक Cl बाहर हुआ, एक। अब क्या बचा, हमारे पास 3 Cl है ना, तो 2 Cl कहाँ, 2 Cl अंदर गया होगा, बात करें। अब ये बन गया लिगेंड, ये बन गया लिगेंड। तो ये तीनों सूत्र मैंने बनाकर आपको दिखा रखी है, ठीक है। अब ये सब क्लियर हो गया होगा, तो अच्छा से आपको बर्नर का उपसर्जी यौगिक सिद्धांत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको बताना है कि ये कितने कैसे कैसे जुड़ा होता है, किसके साथ, यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन, ये केंद्रीय धातु आयन है, उसके साथ कौन जुड़ा है, ये जुड़ा हुआ है ना। तो कोऑर्डिनेशन केंद्रीय धातु आयन के साथ ये भी तो जुड़ा हुआ है, क्या एक Cl है यहाँ पर ये जुड़ा, समझ आता है, ये भी तो जुड़ा है ना। तो ये कैसे जुड़ा होता है, इसी को आपको समझाना है बर्नर के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। चलिए अब पॉइंट में चलते हैं हम लोग, है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, ठीक है। एक और उदाहरण यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा समझिए। CO मान जाए NH क्या है अपने पास है 3 6, यहाँ पर 6 था, अच्छा यहाँ पर हम लोग 5 कर देते हैं, 5, ठीक है। और Cl, और बाहर में क्या है Cl2, ये भी अभी बताया मैंने, ठीक है। तो यही क्लियर करना है कि CO के साथ NH3 कैसे जुड़ा होता है, CO के साथ Cl कैसे जुड़ा होता है, और CO के साथ ये CO2 भी है, ये भी जुड़ा होता है ना, ये भी तो जुड़ा हुआ है इसके साथ, है ना, इससे कनेक्ट है ना। तो ये सब क्लियर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो पॉइंट में चलते हैं। तो जटिल या उपसंयोजी यौगिक में
केंद्रीय धातु परमाणु, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है ना, यहाँ पर आयरन दे दिया है मैंने, यहाँ पर कोबाल्ट दे दिया है। आपको समझाने के लिए यहाँ पर आयरन में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हम लोग किसमें समझेंगे, कोबाल्ट में, है ना। तो केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पहला प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता। आपको पता होगा जैसे कि आयरन है, आयरन के चारों ओर कौन जुड़ा हुआ है, सी एन कितना जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6 जने जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होगा कितना नंबर का संयोजकता है, प्राथमिक संयोजकता है कि द्वितीयक संयोजकता है, यही तो क्लियर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता, दूसरा है आपका द्वितीयक या अनआयनिक संयोजकता। जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, पहला प्राथमिक और दूसरा क्या है, द्वितीयक। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो कौन सी संयोजकता है, तो ये है आपका द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आगे आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपको, ये द्वितीयक संयोजकता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, प्राथमिक संयोजकता है क्या, है ना। तो यह संयोजकता केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। चलो एक उदाहरण हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं, है ना। मान लो जाए मेरे पास यहाँ क्लियर करते हैं, इसको उदाहरण क्लियर करते हैं, ये वाला CONH3 6Cl3, ठीक है। तो CONH3 6Cl3 ऐसा। तो आपको ये पता होगा, क्या पता होगा कि CO है वो 6 तरफ से, कितना तरफ से, 6 तरफ से NH3 से घिरा हुआ है, NH3 है ना, ये घिरा हुआ है, ओके। अब ये यहाँ पर कोबाल्ट है वो 6 तरफ से NH3 से जुड़ा है, ये अच्छी बात है। अब ये Cl3 से भी जुड़ा हुआ है, यही हम दर्शाने वाले हैं, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने मैंने सिखा रखी है आपको, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है, ओके। अब यहाँ देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है और यहाँ पर कितना Cl है, 3 Cl है। तो ये 3 Cl कैसे जुड़ा होगा, ये जुड़ा होगा एक डॉट डॉट रेखा के आधार पर। Cl लिख देते हैं एक, यहाँ लिख देते हैं एक, Cl2 लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं आप Cl3, ओके। अब सर ये क्या नया फंडा है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जने NH3 जुड़ा है, ये तो है। और Cl3 भी है ना बाहर में, तो ये भी जुड़ा हुआ है किससे, कोऑर्डिनेशन किससे, केंद्रीय धातु परमाणु से। ये डॉट डॉट रेखा है, तो यही तो आपका क्या है, प्राथमिक संयोजकता है जी। ये जो डॉट डॉट में लिखा वही क्या है, प्राथमिक संयोजकता है। और यहाँ पर ये सब जन है वो कौन है, आपका द्वितीयक संयोजकता है, ठीक। इतने में आपको क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में प्राथमिक संयोजकता क्या है, ठीक है, ओके। आगे बढ़े। तो प्राथमिक संयोजकता में क्या बताया मैंने कि यह संयोजकता केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीडेशन संख्या के बराबर होती है। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताया था मैंने, 3। तो कितने क्लोरीन जुड़े थे, 3 क्लोरीन जुड़े थे, ठीक। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है, कौन सा, प्राथमिक संयोजकता, है ना। यह अधिशात्मक तथा आयनिक होती है। चलिए अधिसमात्मक मतलब क्या, देखिए ये जो NH3 है यहाँ है, तो इसके जस्ट बराबर में कौन है, NH3 इधर का है, ये इसके बराबर में जस्ट ये है, इसके बराबर में क्या है, ये है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक जन यहाँ पर है इसका प्राथमिक संयोजकता, तो एक जन यहाँ है, मतलब ये अधिशात्मक होती है। जैसे कि यहाँ पर ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो इसको बोलेंगे दिशात्मक, ठीक है, ऐसे बोलेंगे ये दिशात्मक, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, ये दिशात्मक नहीं है, ओके। सबका अलग अलग तरीका है समझाने का, आपको जो तरीका समझ आए, ठीक है, ओके। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो यह संयोजकता केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। यह अधिशात्मक तथा आयनिक होती है ना। यहाँ संयोजकता ऋणात्मक आयन से संतुष्ट होती है। देखिए ऋणात्मक आयन संतुष्ट, तो हमने क्लोरीन लिखा था 3 बार, वो कौन सा आयन है, क्लोरीन, ऋणात्मक आयन है। तो ये ऋणात्मक आयन के द्वारा क्या होती है, संतुष्ट होती है, ओके, प्राथमिक संयोजकता। अब दूसरा चलते हैं हम लोग, द्वितीयक संयोजकता। तो यह संयोजकता केंद्रीय धातु आयन की उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। देखिए दोनों में फर्क क्या है, यहाँ उसके ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखी थी, देखो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 3 है। तो यहाँ पर ये जो 3 बॉन्ड बनाना, तो मैंने क्या बोला था, ऑक्सीकरण संख्या पर के बराबर होती है, ठीक है, प्राथमिक संयोजकता। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि द्वितीयक संयोजकता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। मतलब ये जो CO इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, 6।
तो यहाँ पर जो द्वितीयक संयोजकता है वो भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो देखो तो यहाँ पर NH3 कितने जने हैं, 6 जने हैं। तो किसके बराबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। तो यहाँ पर जो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है, तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 जो बॉन्ड बनाया है ना, वही आपका क्या है, द्वितीयक संयोजकता है। कौन संयोजकता है, द्वितीयक संयोजकता है। क्लियर हुआ बात आपका, ठीक है। तो यह संयोजकता केंद्रीय धातु आयन की उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होती है कि नहीं, ओके। क्योंकि यहाँ पर देखो तो NH3 कितना था, 6 था, तो 6 बॉन्ड बना था ना, ठीक है। तो उपसर्जन संख्या है ना, जी सॉरी, उपसर्जन संख्या, हाँ ओके, है ना, के बराबर होती है कौन, ये जो द्वितीयक संयोजकता है वो, है ना। द्वितीयक संयोजकता ऋणात्मक आयन या उदासीन आयन या कभी कभी धन आयन से भी संतुष्ट होता है। इसका कहना का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर देखो, अब ये अलग क्लियर करते हैं, ये अलग क्लियर करते हैं थोड़ा सा, है ना। पाँच वाला, ठीक है। तो CONH3 5 Cl और बाहर में क्या, Cl2, ठीक है। तो ये कैसे जुड़ा होगा, देखो तो CO, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है ना। तो यहाँ पर NH3 5 और Cl से मिला 1। अब ये लिगेंड हो गया, ये बाहर में था वो 3 था ना, वो अलग है, आयन हो गया। अब ये अंदर में है तो क्या हो गया, लिगेंड हो गया। तो लिगेंड तो इससे जुड़ा ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो NH3 कितना है, 5 है क्या, 1 NH3 2 NH3 3 NH3 4 NH3 5 NH3 और क्या है, एक Cl रहेगा। एक क्या रहेगा, Cl। बात समझ आई आपको, क्लियर है ना आपको, है ना। अब दिक्कत यहाँ आती है कि जो Cl2 है वो तो जुड़ा है किससे, डॉट डॉट वाला रेखा से, है ना। और मेरे पास कितने, 3, 1 एक ये हो गया और 2 हो गया, 3 क्लोरीन है। तो यहाँ पर मैंने एक सीधा रेखा खींचा है, तो ये आपका प्राथमिक संयोजकता नहीं है, द्वितीयक संयोजकता है ना, ओके। और आपको पता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो 6 बना, 1 2 3 4 5 6 पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये कभी कभी धनात्मक आयन से संतुष्ट होता है, कभी कभी ऋणात्मक आयन से संतुष्ट होता है, कभी कभी उदासीन से संतुष्ट होता है कि नहीं। तो अब देखिए कि यहाँ पर NH3 कौन है, NH3 कौन है, ये NH3 आपका है उदासीन लिगेंड। तो ये उदासीन लिगेंड द्वारा संतुष्ट हो रहा है नहीं। यहाँ देखिए क्लोरीन है, वो क्या है, ऋणात्मक लिगेंड, ठीक है। मतलब ये उदासीन लिगेंड द्वारा भी संतुष्ट हो रहा है। ये वाला जो बॉन्ड है, द्वितीयक बॉन्ड है वो जी, प्राथमिक बॉन्ड केवल ऋणात्मक से संतुष्ट हुआ, ठीक है। लेकिन ये वाला है ऋणात्मक से भी हो रहा है, क्लोरीन ऋणात्मक है, और क्या है, NH3 कौन है आपके पास, ये उदासीन भी है। अगर इसी के पास धनात्मक लिगेंड हो, मान जा NO हो, है ना, ओके, NO2+ हो, है ना, तो ये इनके द्वारा भी क्या होगा, संतुष्ट होगा, ओके। तो यही बोला जा रहा है कि द्वितीयक संयोजकता ऋणात्मक आयन के द्वारा, उदासीन आयन के द्वारा और कभी कभी धनात्मक आयन से भी क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, ठीक। ये पहला टॉप पॉइंट क्लियर हो गया किसका, बर्नर सिद्धांत का पहला पॉइंट ये, ठीक है। जटिल उपसर्जी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ओके। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा से आगे दूसरा पॉइंट में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि ऋणात्मक लिगेंड की द्वैत प्रकृति, ऋणात्मक लिगेंड बहुधा, बहुत मात्रा में, है ना, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों संयोजकता को संतुष्ट करता है। चलो अब ये चीज, ये क्या फंडा है भैया, है ना, ये 5 वाला आपको समझ आएगा। देखो जो ऋणात्मक लिगेंड है वो प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों, देखिए प्राथमिक संयोजकता कौन ज़्यादा संतुष्ट होता है, प्राथमिक संयोजक किस पर निर्भर करता है, ऋणात्मक आयन पर। कहाँ है जी, ये ऋणात्मक आयन पर संतुष्ट है प्राथमिक संयोजकता, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है, यहाँ पर भी देखो द्वितीयक संयोजकता में ये कभी कभी ऋणात्मक, उदासीन और धनात्मक, मतलब जो ऋणात्मक आयन है वो दोनों प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है। मतलब ऋणात्मक लिगेंड की दो प्रकृति होती है, ठीक है। एक तो वो प्राथमिक को भी संतुष्ट कर सकता है, प्राथमिक संयोजकता को, और द्वितीयक संयोजकता को भी संतुष्ट करता है। कैसे संतुष्ट करता है, देखिए ध्यान से, है ना। चल मेरे पास क्या है, CONH3 5 Cl2, ऐसा भी तो बताया मैंने आपको, बताया कि नहीं बताया, है ना। मतलब मेरे पास कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, ओके। कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन। बात अच्छा से क्लियर करिएगा, ठीक है। CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6। NH3 कितना है, 5, और क्लोरीन कितना है, 1, कुल मिलाकर कितना हो गया, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6,
तो यहाँ पर हमने 6 बॉन्ड बना दी है। ये कौन सी संयोजकता है? द्वितीयक संयोजकता है। और आपको बताया गया था प्राथमिक संयोजकता इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर होती, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर होती है। CO ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 3। मतलब मेरे पास कितना? 3। मेरे पास कितना? कुल मिला के 3 क्या होना चाहिए? प्राथमिक संयोजकता होनी चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर 3 क्या होनी चाहिए? प्राथमिक संयोजकता होनी चाहिए। ठीक है, रेड में करते हैं। ओके, तो 3 कैसे कैसे देखो तो, एक क्लोरीन है वो तो पहले से यहाँ से द्वितीयक संयोजकता वाले बॉन्ड से जुड़ गई है। जब आपको 3 बॉन्ड बनाना अच्छी बनाना है अपने को, क्योंकि मेरे पास तीन क्या है? क्लोरीन है। एक क्लोरीन अंदर लिगेंड के रूप में है, 2 क्लोरीन क्या है? बाहर है। तो एक क्लोरीन है वो यह बनाती है डॉट डॉट में ये लो आपका प्राथमिक संयोजकता एक बन गया। यहाँ पर एक बनता है, देखो प्राथमिक संयोजकता 2 बन गया। अब तीसरा कहाँ? 3 क्लोरीन है मेरे पास, तो एक क्लोरीन तो यहाँ तो अटैच हो गया पहले से, तो यही पास एक ऐसे बगल में एक बॉन्ड ऐसे और बनाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्वितीयक संयोजकता वाला बॉन्ड, काला में लिखा हुआ, और जो मैं रेड में लिख रहा हूँ वो क्या है? आपका प्राथमिक संयोजकता वाला बॉन्ड। मतलब ये जो क्लोरीन है वो दैत्य प्रकृति का होता है, ऋणात्मक आयन है वो दैत्य प्रकृति का होता है। ये द्वितीयक संयोजकता भी बना लेता है और प्राथमिक संयोजकता भी बना लेता है। यही तो समझना है भैया आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऋणात्मक लिगैंड की द्वैत प्रकृति होती है। देखिए, ऋणात्मक लिगैंड बहुधा प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों संयोजकता को संतुष्ट करता है। दोनों को किया कि नहीं किया? ओके, चलिए मान मैं ये 5 वाला बताया, मैं आज आपको 4 वाला बताता हूँ। देखो 4 वाला बहुत सिंपल है ना। CONH3 4, इसमें Cl2 अंदर रहेगा, है ना, और एक Cl का आ जाएगा बाहर रहेगा, है ना। अब यहाँ पर बना के देखो, CO बीच में, NH3 कितने हैं? 4 हैं, और Cl कितने हैं? 2 हैं। एक NH3 है ना, और ये दूसरा NH3, और ये तीसरा NH3, और ये चौथा NH3। अब देखो तो Cl कितना है? 2, एक Cl और 2 Cl, एक Cl बाहर में है। तो यहाँ पर 6 बना हुआ है, 6 जने बना हुआ है। ये कौन सा वाला बॉन्ड है? ये कौन सा संयोजकता है? ये आपका द्वितीयक संयोजकता है। ओके, ये सब द्वितीयक संयोजकता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। यहाँ पर 4 और 4 2 कितना? 6। तो कुल मिलाकर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। ठीक है, तो 6 यहाँ पर बॉन्ड बनाए हैं, तो ये द्वितीयक संयोजकता है। अब प्राथमिक संयोजकता कितना होता है? इसके ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर होता है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 3 होता है, ये तो आपको पता ही है ना। अब कैसे बनाओगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है ना। ठीक है, तो मुझे 3 क्लोरीन जोड़ना पड़ेगा। तो 2 क्लोरीन अंदर में है, चलो ये पहले जुड़ गया। ओके, एक क्लोरीन बाहर में, तो बाहर वाले को तो लिख सकते हो ऐसे करके डॉट 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 Cl। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भैया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास है 3। तो 3 क्लोरीन जुड़ा होना चाहिए। तो जुड़ा तो है पहले 1 2 और 3, लेकिन ये वाला कौन सा बॉन्ड है? द्वितीयक है, तो इसी के बगल में क्या रहेगा? एक ये छोटा वाला बॉन्ड। समझ आया? तो इस तरह से ये हो गया आपका द्वितीयक संयोजकता और प्राथमिक संयोजकता एक साथ है इसके पास, इस क्लोरीन के पास। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक लिगैंड है, क्लोरीन कौन सा लिगैंड है? ऋणात्मक लिगैंड वो दैत्य प्रकृति प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक लिगैंड बहुधा प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं तीसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि द्वितीयक संयोजकताओं के दिशात्मक गुण के कारण, ये दिशात्मक गुण होता है, देखिए सीधा इसके सीध, ये जो इसके सीध में ये है, इसके सीध में है, ये जो द्वितीयक संयोजकता है। तो द्वितीयक संयोजकताओं के दिशात्मक गुण के कारण ये त्रिविमीय में निश्चित दिशाओं में स्थित होते हैं। तो बता ही दिया मैंने। ठीक है, अर्थात इसकी निश्चित ज्यामिति होती है। निश्चित क्या होती है? ज्यामिति होती है। कैसे निश्चित होती है? देखो तो मान लो जाए CO है, तो 6 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है ना, तो कैसे बना होगा? 1 2 3 4, एक ऊपर एक ऊपर। इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको पेन के आधार पर। ये देखो 1 2, ये 3 और पेन, ये देखो ये 4। ठीक है, ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, और इसको ऐसे कर देता हूँ जी, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये 4 हो गया ना इधर उधर, और एक हो जाएगा ऊपर की ओर, और एक हो जाएगा नीचे की ओर।
चित्रम समझ नहीं आता चित्रम, ठीक है, लेकिन ये समझ आ गया आपको, एक ऊपर की ओर और एक क्या है नीचे की ओर, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, है ना, एक ऊपर और एक क्या है नीचे। तो यहाँ पर ये ऐसा बनाएगा इसका संरचना, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये वाला भी ऊपर जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर एक पिरामिड बन गया और नीचे भी एक पिरामिड बनेगा, 1 2 3 4 ये हो गया, ठीक। इसकी संरचना है निश्चित होती है। ओके, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और चौथा डी पॉइंट में जाते हैं जिसको मैंने लिख नहीं रखी है, ठीक है। तो बता दूं सीधी बात, आपको लिख लेना है, जो प्राथमिक संयोजकता है, देखिए वहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप इमेजिन करके लिखिए कि प्राथमिक संयोजकता है, वहाँ प्राथमिक संयोजकता को सामान्यतः बिंदुकित रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखो, तो बिंदुकित रेखा है ना, ये बिंदुकित रेखाओं द्वारा क्या होता है, प्रदर्शित करते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता को ठोस रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बिंदुकित रेखा लिखोगे, उसके बाद ऐसे कोष्टक में डाल के डॉट 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 बता देना, ठीक है, समझ जाएगा बिंदुकित रेखा है। और क्या लिखोगे, तथा द्वितीयक संयोजकता को ठोस रेखा, उसके बाद कोष्टक में लिख देना ऐसे, ठोस रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब उदाहरण में आपको, है ना, या उसका प्रमाण देना है, तो मैं कुछ बता रहा हूँ, सिचुएशन समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको एक चीज़ क्लियर करते हैं यहाँ से, इस तीनों उदाहरण के द्वारा, ठीक है। बर्नर सिद्धांत के आधार पर संकुल लवण की संरचना ही बनाया, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो है ना। तो संरचना बनाइए, उसका सूत्र लिखिए। तो पहले हम लोग इसमें चलते हैं। ये तो आपको पता होगा कि ये पहला नाम कितना AgCl अवक्षेपित होता है, 3, और इसके में कितना होता है, 2, और इसमें कितना होता है, 1, और मैंने जीरो हालत नहीं बताई है तो उसका नहीं है, ठीक है। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा, इसका सूत्र बन जाएगा आपका CONH3 6, CO है बाहर में ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका Cl3। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा CO, C क्यों नहीं चलता है बार बार, NH3 5Cl, और कितना Cl बाहर, 2 Cl बाहर। इसका सूत्र बन जाएगा CONH3 4, NH4 है ना, और Cl अंदर हो जाएगा 2, और एक Cl हो जाएगा बाहर। अगर जीरो वाला होता तो क्या होता, सभी Cl अंदर हो जाता, ठीक है, ऐसा। तो पहला स्ट्रक्चर चलते हैं, सबसे पहला स्ट्रक्चर चलते हैं किसका, इसका CONH3 6Cl3 का, ठीक है, ये मतलब इसका, है ना। तो देखो मैंने आपको बता रखी थी CO, है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो पहले 6 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, 1 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो NH3 और NH3 और NH3, ठीक। और यहाँ पर लिख देना बर्नर का जटिल यौगिक का संरचना, जटिल यौगिक जो है, यौगिक का नाम लिख देना, उसका संरचना, ठीक है, इस यौगिक का नाम लिख देना संरचना, इसको लिखो तो भी चल जाएगा यहाँ पर, है ना। 3 Cl बाहर है, तो 3 Cl बाहर है, तो डॉट डॉट रेखा दर्शा देते हैं, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, ये हो गया पहला का संरचना। दूसरा देखो तो, मतलब इसका रियल संरचना कैसा बना होगा, CO, मतलब इसको अब मैं N बस लिख देता हूँ, है ना। ओके, यहाँ पर कितने चार्ज होंगे, इसमें +3 चार्ज होंगे, तभी तो Cl क्या रहेगा, बाहर में है, ये +3 चार्ज होगा तभी तो ये Cl बाहर में क्या, तो 3Cl-, ये हो गया इसकी संरचना। दूसरा देखो तो, दूसरा कौन है, ये है CONH3 5Cl, हाँ ये है, ठीक है। दूसरा CONH3 5, इसको कोष्टक में कर देते हैं, और Cl बाहर में, और 2 Cl क्या है और बाहर में। तो ये कैसे बना होगा, CO 1 2 3 4 5 6 NH3, सॉरी यहाँ 6 बॉन्ड रहेंगे, तो NH3 कितना है, 5, एक NH3 यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, एक NH3 यहाँ डाल देते हैं, ठीक है,
एक NH3 यहाँ डाल देते हैं, ये टेढ़ा बन गया, आप लोग सीधे सीधा बनाना, NH3 डाल देते हैं, और एक 5 है क्या अपने पास, तो एक NH3 यहाँ डाल देते हैं, और एक जो Cl अंदर में है उसको डालते हैं यहाँ। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो क्या है, द्वितीयक बॉन्ड है, द्वितीयक संयोजकता है ना। और 2 Cl क्या है, बाहर में है, तो एक Cl कहाँ कर देते हैं, यहाँ बाहर कर देते हैं Cl, एक Cl कहाँ कर देते हैं यहाँ। तो आपको पता होगा इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है ना, तो 3 के आधार पर हम लोग को 3 क्या चाहिए, प्राथमिक संयोजकता चाहिए, तो एक प्राथमिक संयोजकता यहाँ से मिलेगा आपको। ये बन गया इसकी स्ट्रक्चर, ठीक, ओके। ऐसे बनाना आ जाएगा आपको, ऐसे बनाना है कोष्टक के अंदर, ओके। और अपने को करना क्या है, 3 Cl बाहर लिखा था, 2 Cl बाहर लिखना अपने को, ठीक। आगे चलते हैं, तीसरा स्ट्रक्चर किसका, CONH4 और Cl2 अंदर हो गया 2 और एक Cl बाहर हो गया, तो इसका संरचना क्या होगा, CO, 6 द्वितीयक संयोजकता बनाना ही बनाना है, ठीक है। देखो NH4 4 है, तो NH ये दिशात्मक होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। NH3 अब आप सोचोगे यहाँ पर दिशात्मक नहीं, सर तो है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ दिशात्मक, ये इसका दिशात्मक है ना, ये तो इसका हो गया, इसका तो है ही नहीं, तो क्या करें। हाँ चलो, इधर उधर हो सकता है ना, ये इस जगह ऐसे ऐसे, ये वाला जो बॉन्ड है वो, ठीक है। अब कितने Cl, 2 Cl है ना, एक Cl 2 Cl, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो 6 तो बॉन्ड बन गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो 3 के आधार पर मुझे 3 क्या चाहिए अपने को, 3 अपने को चाहिए, एक बस से बाहर में, तो एक, अच्छा डॉट डॉट बनाना भैया है, डॉट डॉट बनाना, हाँ Cl, और 2 डॉट डॉट यहाँ और लगेगा, क्योंकि मुझे पास ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 3 है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया आपका बर्नर सिद्धांत। आगे हम लोग चलेंगे EAN, ओके। चलिए तो चलते हैं हम लोग, EAN क्या है, एकदम छोटी सी बात है, इसको बोलते हैं प्रभावी परमाणु संख्या संकल्पना, है ना, यही बर्नर सिद्धांत की है ना, मतलब इसको बोल सकते हैं बर्नर सिद्धांत की इलेक्ट्रॉन की व्याख्या, है ना। तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं कि EAN क्या है ना। आपको तो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं, यहाँ पर इसको पहले लिख ही दे देता हूँ, क्या पता कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, 6 और Cl3, है ना। चलिए, किसी संकुल के बनने में लिगैंड द्वारा, ये लिगैंड हो गया, लिगैंड द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान किए जाने के पश्चात, ये लिगैंड है, इसके द्वारा केंद्रीय धातु आयन को क्या प्रदान किया जाता है, युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो मैंने हम लोग पहले वीडियो में बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर NH3 5 है, तो Cl हो जाएगा आपके पास अंदर 5 अलम जी, और 2 Cl हो जाएगा बाहर, इसको भी लिख दे रहा हूँ, क्या पता जरूरत पड़ जाए, है ना। तो किसी संकुल के बनने में लिगैंड द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान किए जाने के पश्चात, तो देखो NH3 है, 5 जगह जुड़ा होगा CO से, NH3 है 6 जगह जुड़ा होगा, तो यहाँ पर 5 जगह जुड़ा होता है, एक जगह और कौन जुड़ा होगा, Cl जुड़ा होगा। तो ये सब जने क्या करते हैं, केंद्रीय धातु आयन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ओके। तो किसी संकुल के बनने में लिगैंड द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान किए जाने के पश्चात केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। मतलब ये सब जने इसको क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे लेता है, मैं पिछले वीडियो में बता रखा हूँ कि भाई इसके पास ना उपयुक्त डी कक्षक होते हैं, वही जगह इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान होता है, पता है आपको, तो वो पता होगा ना तभी क्लियर होगा ना, नहीं तो माइंड में चलता रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे पकड़ लेता है। भाई इसके पास अतिरिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, खाली वाले, ठीक है। अब एक चीज़ क्लियर करते हैं कि पकड़ता है जितने इलेक्ट्रॉन, तो सब इलेक्ट्रॉन जब होते हैं ना, जब केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों जो लिगेंड है सभी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, तो लास्ट में जो केंद्रीय धातु आयन उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा, क्या बचा, है ना, केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को EAN संख्या कहते हैं, मतलब है ना EAN कहते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। अब कैसे, अब इसको निकालना सीखते हैं थोड़ा सा ना, सब अलग अलग टीचर्स का अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, कैसे निकालते हैं, तो मैं एक का निकाल के दिखा रहा हूँ, है ना, उदाहरण के रूप में, है ना। तो सबका अलग अलग तरीका होता है। देखिए मेरे पास है HNH3 6, है ना, और एक इसमें है 3+ में है, मान जाए किसमें है 3+ में है ना, मतलब यहाँ पर माइनस चार्ज जुड़ेगा, Cl माइनस, ठीक है। यहाँ देखो CONH3 6 और Cl3 है ना, तो यहाँ पर मैं प्लस चार्ज कर दिया, तो ये कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, जुड़ेगा, इसको जुड़ा है तो थोड़ी लिखूंगा अभी, हाँ। चलो EAN की गणना कैसे करते हैं,
तो सबसे सिंपल टॉपिक है, सब अलग अलग। देखिए आप यूट्यूब में जाओगे बहुत जगह तो आपको ना अलग अलग ना वो मिलेंगे, स्ट्रक्चर मिलेंगे, सॉरी स्ट्रक्चर बोलता हूँ, सूत्र मिलेंगे, उसी सूत्र के आधार पर निकालते हैं। तो भाई सूत्र तो आपका ट्रिक्स है, ट्रिक्स से तो कभी काम नहीं आता है ना, वो तो टाइम बचाने के लिए होता है, ट्रिक्स है वो, है ना, जल्दी हो जाए करके। लेकिन पेपर में हम लोग ट्रिक्स नहीं बना सकते हैं, है ना। ठीक है, तो सीधा हम लोग यहाँ से नियम चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कोबाल्ट, है ना। तो पहला पॉइंट में आप लिखेंगे कोबाल्ट, है ना, अभी जीरो रहेगा। जब सामान्य अवस्था में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो CO में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन होंगे कोबाल्ट परमाणु में, जिसका उसका परमाणु क्रमांक है वही तो उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना है, 27। कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना है, 27। ठीक, दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पर कितना चार्ज आ गया, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। ठीक है, तो CO +3, 3 प्लस लिखते हैं यहाँ पर, मेरा आदत पड़ गया है +3 लिखने का। ठीक है ना, और आदत कभी सुधरता नहीं, पता है ना आपको। आयन में CO3+ आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, देखो 27 था तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बाहर, तो 27 - 3 27 - 3 = 24। ओके, हाँ। तीसरा पॉइंट देखिए, NH3 अणुओं द्वारा, ये अणु है ना अपने पास, NH3 के 6 अणु हैं, अणुओं के द्वारा, है ना, कोबाल्ट को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना इलेक्ट्रॉन दिया उसने भैया, 6 है ना, 6 है, और एक बार में एक युग्म देता है, आपको पता ही है। ठीक है, 6 जने हैं और एक बार में कितने युग्म देता है, एक युग्म कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। ठीक, अब देखिए तो CO, इसका ऑक्सीकरण संख्या, CO का प्रभावी परमाणु संख्या अर्थात EAN कितना होगा, आप जोड़ दो 24 और किसको, 12 को, 24 + 12 बराबर हो जाएगा ये 36। ठीक है, तो ये 36 उत्तर आया है ना, ये 36 हम लोग। अब देखिए, अब एक चीज़ और क्लियर करते हैं थोड़ा सा बात में, है ना, कि जितना भी हम लोग EN निकालेंगे वो सब, जितना भी कंपाउंड्स उसमें, जितना भी अपने पास यौगिक लोगे, सभी यौगिक का जो EN निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ठीक है, वो सब निकलेगा। आवर्त सारणी हम देखे होंगे, 18 नंबर का जो वर्ग है उसमें होता है अक्री गैस, जैसे कि आर्गन 18, परमाणु क्रमांक 18, और क्रिप्टान 36, जिनान 54, ठीक है, और रेडान कितना है, 86, 54 और क्या है ये 86, इतना। तो जितना भी कंपाउंड में आप निकालोगे, क्या निकालोगे, EN, तो सबका क्या निकलेगा, 36, 54, 86, 18, यही लिख लेगा आपको। एक क्लियर कर देते हैं हम। ठीक है, मतलब जो जितना भी लिख लेगा वो किसकी तरह रहेगा, अक्री गैस के परमाणु संख्या के बराबर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कई बार 36.6 आ गया तो नहीं, वो भी सही है। ठीक है, 36.5 आ गया या तो 35.5 आ गया तो 36 के बराबर है, लगभग ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये EN कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं VBT। ओके।